नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो अपने भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेश में हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो कि हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद जो दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वो था उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठार, उसकी हमने शुरुआत करी थी। और पिछली क्लास में हमने उनकी सामान्य जानकारी और उनकी जो स्थिति है उनके बारे में देखा था, और उनके उपभाग भी देखे थे कि प्रायद्वीपीय पठार किन किन उपभागों से मिलकर बना हुआ है या उनको किन किन उपभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हमने लगभग सभी के बारे में देख लिया था। और जो अंतिम जो उपभाग है वो बचा है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और वो है दक्कन का पठार। देखिए, दक्कन का पठार, इसके बारे में क्या बता रखा है कि यह त्रिभुजाकार पठार है। मतलब इस दक्कन के पठार की आकृति की समान है, तो एक त्रिभुज के समान है, त्रिभुज के समान फैला हुआ है, जो उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्यन, उच्चभूमि, उत्तर में महादेव और मेकाल श्रेणियाँ, और पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो दक्कन के पठार का जो कुल क्षेत्रफल बता रखा है वो बता रखा है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल इसका? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल प्रायद्वीपीय पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का जो कुल क्षेत्रफल है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका आधा क्षेत्रफल दक्कन के पठार का है। तो दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार के आधे भाग को घेरे हुए है। क्षेत्रफल के साथ यह पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है ना। अब उसके बाद में इसकी ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं कि दक्कन के पठार की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई बता रखी है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। इसका ढलान देखते हैं तो इसका ढलान बता रखा है पश्चिम से पूर्व की ओर बता रखा है। और जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के प्रवाह से संगठित होता है कि ये जो नदियां हैं वो इस भूभाग से निकलकर वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मतलब नदियां जो होती है वो ढलान की ओर ही बहती है, तो इनका क्या है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसीलिए इनके बारे में पता चलता है कि दक्कन के पठार का ढलान किस ओर से किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो किन किन श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, इनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ शामिल है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही 5 लाख वर्ग किलोमीटर बता रखा है, तो इनमें काफ़ी श्रेणियाँ हैं इसमें। तो देखते हैं, इसमें निम्न श्रेणियाँ शामिल है। जिसमें पहली आती है सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी। ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? तो वो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसके 4 भाग है कि सतपुड़ा जो श्रेणी है वो 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है। जिसमें पहली है राजपीपला श्रेणी, दूसरी है ग्वालीगढ़ श्रेणी, और तीसरा है महादेव श्रेणी, और चौथे है मेकाल श्रेणी। ये चारों श्रेणियाँ मिलकर सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण करती है। उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, और उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है, जो कि कहाँ है? महादेव श्रेणी में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये वाली महादेव पर्वत श्रेणी जो किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। इस श्रेणी पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन बना हुआ है। मेकाल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी
जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। ये दोनों जो नदियां हैं वो दोनों विपरीत दिशा में बहती है, एक तो पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, और दोनों निकलती कहाँ से हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। तथा यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है महानदी, और वो किस दिशा में बहती है? दक्षिणी दिशा में बहती है। किस प्रकार से है तो देखिए, ये जो श्रेणी है वो है अमरकंटक श्रेणी है। अमरकंटक, यहाँ से एक नदी इस ओर बहकर हो जाती है जिसका नाम है सोन नदी, जो कि पूर्व की तरफ बहती है, और इधर से एक नदी और बहकर जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, ये बहती है पश्चिम की तरफ। और एक नदी इस प्रकार से बहकर वो निकलती है बहती हुई जिसका नाम है महानदी, और ये बहती है दक्षिण दिशा की ओर बहती है ना। जिसमें अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली दो नदियां हैं, सोन और नर्मदा नदियां। ऐसी है दो नदियां जो विपरीत दिशा में बहती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है, एक तो पूर्व की ओर बहती है और एक पश्चिम की ओर बहती है। और आगे जो श्रेणियां हैं वो देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तापी या ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। उसके सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक नदी और बहती हुई निकलती है जिसका नाम है तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है। और उसके सतपुड़ा के बाद में दूसरी श्रेणी आती है सतमाला श्रेणी, वह हरिश्चंद्र श्रेणी। सतमाला श्रेणी को हरिश्चंद्र श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद गिर श्रेणी, गिर श्रेणी गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में ही स्थित है। उसके बाद तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। फिर उसके बाद आता है रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार ये आता है अपने आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद मैसूर या कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद कोयम्बटूर का पठार, कोयम्बटूर जो है वो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र, यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मतलब इसका भाग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र कितने राज्य हैं? 1, 2, 3 और 4। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि दंडकारण्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और एक क्षेत्र और दूसरा दे दिया जाता है, जिसमें यूपी दे दिया है, राजस्थान दे दिया, कोई सा भाग दे दिया जा सकता है। उनमें से आपको ध्यान रखना है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में फैला हुआ है ना, जो कि सघन वनों का क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी सघन मात्रा में वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेलागिरी की पहाड़ियाँ, ये कहाँ हैं? कर्नाटक में स्थित है। इनमें से बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं या पठार हैं जो उन्हीं के नाम से उनके राज्य के बारे में पता चलता है, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना का तेलंगाना में, और कर्नाटक का कर्नाटक में, है ना। उसके बाद इन पर्वत श्रेणियों को एक मैप के माध्यम से देखते हैं मानचित्र में कि इनकी लोकेशन किस किस जगह है। ये रहा, जिसमें ये तो है अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर जो पठार फैला हुआ है वो है मालवा का पठार, ये वाला बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार और ये छोटा नागपुर का पठार। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था, लेकिन उनको एक मानचित्र में दर्शाना बाकी रह गया था कि उनकी स्थिति किस जगह है, तो हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। उसके बाद जो हमने देखा था गिर श्रेणी, गिर श्रेणी इस जगह पर है और यह है
विंध्याचल श्रेणी, और यह है सतपुड़ा श्रेणी, और नीचे ये सतपुड़ा श्रेणी है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहकर जाती है और इसके सतपुड़ा के दक्षिण में ये तापी नदी बहकर जाती है। फिर सतमाला श्रेणी सतपुड़ा के जस्ट नीचे है, और ये कोयम्बटूर का पठार जो कि तमिलनाडु में स्थित था, और ये है रायलसीमा का पठार, है ना, जो आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद में ये रहा दंडकारण्य क्षेत्र जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, और ये मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार। ठीक है। उसके बाद में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, जिसमें इस तरफ पश्चिमी घाट के बारे में बता रखा है और इस तरफ पूर्वी घाट के बारे में बताया गया है। पश्चिमी घाट में कि इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और पूर्वी घाट की कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। और दूसरी विशेषता है कि पश्चिमी घाट सतत रूप में फैला हुआ है, मतलब एक लंबी कतार के रूप में फैला हुआ है, और पूर्वी घाट असतत रूप में फैला हुआ है। एक पहाड़ी, उसके बाद में गैप है, उसके बाद गैप है, इस प्रकार से अलग अलग टूटी फूटी श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट की 1500 मीटर है, और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई बता रखी है 600 मीटर। जैसे इस मानचित्र के अंदर बता रखा है, इनको देखने से पहले हम थोड़ा आगे इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। उसके बाद हम इस मानचित्र में देखेंगे। पश्चिमी घाट क्या बता रखा है कि गुजरात के खानदेश से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, खानदेश कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ से तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो है कन्याकुमारी, वहाँ तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 1500 किलोमीटर की लंबाई में सतत रूप में फैला हुआ है। उसके बाद पश्चिमी घाट को 3 उपभागों में या 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो श्रेणी उसे कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी श्रेणी के रूप में जाना जाता है, और केरल राज्य में अन्नामलाई व कार्डामम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आता है नंबर 1 सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी सह्याद्री श्रेणी सह्याद्री श्रेणी के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। 1646 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई थी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई की जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर है। उसके बाद में आती है नंबर 2, दूसरे नंबर की आती है नीलगिरी। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली श्रेणी है। ये जो नीलगिरी जो पहाड़ी है या श्रेणी है, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और उसका नाम क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा या डोडा बेटा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई बता रखी है 2637 मीटर, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है 2633 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है।
यह चोटी पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिनके बारे में आएगा आगे। लेकिन ध्यान रखना कि अभी एग्जाम में क्या है कि सबसे ऊंची चोटी ना पूछकर दूसरे नंबर की चोटी के बारे में अधिकतर पूछ जाता है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी वाले के बारे में सभी को जानकारी होती है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा या डोडा बेटा। और वो किस जगह पर है? तमिलनाडु राज्य में है। और किस श्रेणी में है? वो नीलगिरी श्रेणी के अंदर है। और नीलगिरी की और विशेषता क्या थी? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। उसके साथ साथ देखते हैं कि इस श्रेणी पर तमिलनाडु में उदगमंडलम ऊटी पर्यटन नगर स्थित है। साथ ही साथ इस श्रेणी पर कौन सी? नीलगिरी जो श्रेणी है, यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है। और जिसकी संस्कृति को वेद संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी श्रेणी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और उसका नाम है दोदा बेटा या डोडा बेटा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसकी जो मुख्य विशेषता ये बता रखी है कि पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली है अनाईमुड़ी, और दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इस श्रेणी पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति जो है उसकी संस्कृति को किस रूप में जाना जाता है? उस संस्कृति का नाम है भें संस्कृति के नाम से जाना जाता है। भें संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तीसरी श्रेणी आती है, वो है अन्नामलाई, अन्नामलाई श्रेणी। और इसी श्रेणी पर प्रायद्वीप पठार की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, अन्नामलाई श्रेणी। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। और उस चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। 2695 इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह पश्चिमी घाट व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो थी वो थी दोदा बेटा। उसके बाद में चौथी श्रेणी आती है, उसका नाम है कार्डामम श्रेणी। कार्डामम श्रेणी यह भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, जो कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है यह पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है कार्डामम श्रेणी। इस श्रेणी पर इलायची की खेती की जाती है। कार्डामम श्रेणी पर इलायची की खेती की जाती है, इसीलिए इस श्रेणी को इलायची की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है जो पर्वत आता है उसका नाम है पलानी श्रेणी या पलानी श्रेणी। पलानी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस जगह है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में यह पर्वत श्रेणी स्थित है। इस श्रेणी पर तमिलनाडु में कोडाईकोनाल पर्यटन नगर स्थित है। और एक अलग से विशेषता बता रखी है कि कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ वो भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। अब इन सभी जो पर्वत श्रेणियाँ थी इनको एक बार एक मानचित्र के अंदर देखते हैं, जिसमें कौन सी पर्वत श्रेणी किस जगह है और किसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, उसमें बता रखा है। ये जो पश्चिमी घाट है उसके इस भाग को कहा जाता है
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बता रखी है, यह है कलसूबाई, और इस जगह पर सालेहर 1596 मीटर, 1567 मीटर, और इस जगह पर एक पर्वत श्रेणी उसका नाम है महाबलेश्वर, और उसकी ऊंचाई है 1567। उसके बाद इस जगह पर ये जो पहाड़ी बता रखी है उसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई श्रेणी है। और इसी पर अन्नामलाई श्रेणी पर एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद ये वाला भाग आता है, वो है कार्डामम श्रेणी या इलायची श्रेणी। कार्डामम श्रेणी पर इलायची की खेती होने के कारण इसे इलायची की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। और यहाँ पर है नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है अनाईमुड़ी, दूसरी है दोदा बेटा, जिसकी है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है। और इधर है पलानी श्रेणी, और इधर सेवराय और जावेदी पहाड़ी, ये दोनों इस जगह पर फैली हुई है। और उसके बाद इसी के उत्तर में एक श्रेणी और है जिसका नाम है पालकोंडा श्रेणी, और ये वाली वेलकोंडा श्रेणी और नन्नामलाई श्रेणी, ये तीनों श्रेणियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और उसके ऊपर में एक श्रेणी और है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के अंदर स्थित है। इनमें से क्या है कि काफ़ी बार जो कन्फ्यूजन करने वाला जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस जगह से पूछा जाता है, एक तो नन्नामलाई श्रेणी और एक अन्नामलाई श्रेणी। प्रश्न इस प्रकार से कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट में स्थित है। तो उनमें से अगर अन्नामलाई आता है तो उसमें सही आंसर ये आएगा। और अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, उसमें 1, 2, 3 नाम दिए जाते हैं और चौथा नाम इसका दिया जाता है। तो ये नन्नामलाई जो है श्रेणी वो पश्चिमी घाट में नहीं है, और वो किस घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, उसमें पहला आता है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, अब ये किस जगह है, इन सभी दर्रों के अंदर अपन ये देखेंगे कि कौन सा दर्रा किस जगह है और किन किन स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो थालघाट है वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। किस किस को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा जो दर्रा आता है वो है भोरघाट दर्रा, और ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये मुंबई और पुणे मतलब लोनावाला को जोड़ने का कार्य करता है। भोरघाट किन किन को जोड़ता है, मुंबई व पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद तीसरा दर्रा आता है, उसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये जोड़ता है कोची व कोयम्बटूर को जोड़ता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो यह है नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन सा है, पालघाट। और ये किस राज्य में है, तो केरल राज्य में स्थित है। और किन किन को जोड़ता है, कोची या कोचीन जो कि केरल में है, उसको कोयम्बटूर से जोड़ता है जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। इनको जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद आता है नंबर 4 सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा ये किस जगह है, ये है अपने केरल राज्य में स्थित है। सेनकोट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। और ये किन को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में स्थित है। तो
तिरुवनंतपुरम को मदुरई या मदुरई को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। ये तो थे अपने पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, जो कहाँ था, किस राज्य में है और किस क्षेत्र से जोड़ता है, उनके बारे में हमने देखा था। अब आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो कि उड़ीसा से इसकी शुरुआत होती है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो भी असतत रूप में फैला हुआ है। सतत एक लाइन के रूप में नहीं है, असतत टूटी टूटी पहाड़ियाँ हैं उसमें, उसके रूप में फैला हुआ है, कटा फटा है वो। और पूर्वी घाट की श्रेणियाँ लगभग किसके समकालीन है? अरावली पर्वतमाला की समकालीन मानी जाती है। उसके बाद पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उसमें देखते हैं, नंबर 1 अरमाकोंडा चोटी। कौन सी है? अरमाकोंडा चोटी। और ये किस जगह पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद दूसरी है सिकराम गुट्टा, ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद गलीकोंडा चोटी है, वो है आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है उड़ीसा के अंदर। उसके बाद पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणी आती है। तो पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जिसमें एक तो है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है। दूसरी है नन्नामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद जाबेदी और सेवराय की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मतलब जो पश्चिमी घाट के जो दर्रे थे, किस क्षेत्र से जोड़ता है, उनके बारे में देखते हैं। इनके जो दर्रे हैं उसमें जैसे पहला बता रखा है थाल घाट दर्रा, ये पश्चिमी घाट इस प्रकार से फैला हुआ है सतत रूप में। तो इस जगह पर है, इस प्रकार का जो निशान बना रखा है वो है थाल घाट दर्रा। यहाँ पर मुंबई शहर बसा हुआ है, मुंबई को नासिक व नागपुर से जोड़ता है। ये इस प्रकार से ये इधर से फैले हुए हैं। उसके बाद दूसरा दर्रा आता है, वो है बोरघाट दर्रा। बोरघाट दर्रा इस जगह पर है, जो कि पुणे को चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से इनको आपस में जोड़ता है। और इधर मुंबई है, मुंबई को भी इस प्रकार से जोड़ने का कार्य करता है। फिर है पालघाट दर्रा, इसकी स्थिति इस जगह पर है। और इधर कोच्चि को कोयम्बटूर से, सॉरी, ये है पालघाट दर्रा यहाँ है, जो कि कोयम्बटूर को जोड़ता है। और कोयम्बटूर, और इधर है इस वाले क्षेत्र, इस वाले जगह पर जो जगह है उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद आता है सेनकोट दर्रा। ये सेनकोट दर्रा इस जगह पर स्थित है और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।